x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा फंक्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन ऑफ f निकालना है। डोमेन ऑफ f कैसे निकालेंगे? तो जैसे मान लिया 1 अपॉन एनीथिंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो एनीथिंग जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एनीथिंग 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि एनीथिंग जो था वो रूट था। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में क्या रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर कुछ रहेगा, है ना, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कुछ रहेगा तो वो जो चीज है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ नॉन नेगेटिव चीज ही होता है ना। नॉन नेगेटिव मतलब 0 से बड़ा या फिर 0 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें दो कंडीशन आ गया। एक तो आ गया एनीथिंग नॉट इक्वल टू 0। एनीथिंग मतलब क्या, पूरा डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। और अगर मान लो कि, और दूसरा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। तो स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग के अकॉर्डिंग सोचें तो अंदर का चीज क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मान लो a 0 के बराबर हो गया, मान लो स्क्वायर रूट ऐसा कुछ लिखा हुआ है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एनीथिंग मान लो लिखा हुआ है। अगर मान लो एनीथिंग 0 के बराबर हो गया इस केस में, ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब एनीथिंग को 0 के बराबर नहीं चलेगा, यानी कि एनीथिंग 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो स्क्वायर रूट के अंदर का चीज है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसका मतलब कि कहानी ये बन गया ओवरऑल, इसका डोमेन निकालने के लिए स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसको 0 से बड़ा कर दो, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसको 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो पूरा एफ एक्स क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमने क्या किया, मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, ऐसे कुछ बनेगा। तो इसको कैसे सॉल्व किए, इसको सॉल्व करने में किसी को डाउट है क्या? हेलो, डाउट है तो हैंड रेज करके बताओ। हमने इधर वाले फंक्शन को एफ एक्स बोल दिया, ठीक है, कुछ नया फंक्शन बोल दिया। इधर वाले फंक्शन को हमने जी एक्स बोल दिया। ठीक है, तो अपने को सॉल्व क्या करना है, एफ इज ग्रेटर देन जी, यानी एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस तरह अगर कुछ रहे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, देख लो। मान लो तुम्हें दिया हुआ है एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स सॉल्व करना है। ठीक है, दोनों का ग्राफ मान लो पता है। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ऊपर मान लो हमने जो ब्लू से बनाया ये कर्व बनाया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, एक और कर्व बना लेते हैं। मान लो ये जो कर्व है ना, ये जो फोटो ग्रीन से बनाया हमने, ये y इक्वल्स टू जी एक्स का, मतलब ये y इक्वल्स टू जी एक्स कर्व है। ठीक है, कहीं एक्स एक्सिस है नीचे में, कहीं y एक्सिस भी होगा, उससे खास मतलब नहीं है। मान लो y एक्सिस ये है। ठीक है, तो अगर मान लो x1 क्या हो गया, ये जो कट कर रहा है दोनों कर्व, वो मान लिया जाए कट कर रहा है 2 और 3 पे। ठीक है, तो अगर तुमसे पूछा जाए कि वैल्यू बताओ एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स का, अगर एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स को सॉल्व करके बताओ, यानी एक्स की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए एफ एक्स बड़ा हो जी एक्स से, है ना। इसका मतलब कि वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए ब्लू वाला कर्व ऊपर हो ग्रीन वाले कर्व से। इसका मतलब ये हो गया ना, ब्लू वाला कर्व ऊपर होना चाहिए ग्रीन वाले कर्व से। ठीक है, ब्लू वाला कर्व अगर ऊपर होगा जीएक्स से, यानी कि नीचे वाला जीएक्स होगा, ऊपर वाला एफएक्स हो गया। तो बड़ा कैसे फाइंड आउट करोगे, कौन बड़ा है, यानी एक्स की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए एफएक्स बड़ा हो जीएक्स से। एफएक्स जब जीएक्स से बड़ा होगा तो एफएक्स का कर्व जीएक्स के कर्व से ऊपर होगा, है ना। तो इसका मतलब कि यानी एक्स में वो कौन सा रीजन है एक्स एक्स एक्सिस पे, जिस रीजन में जिस इंटरवल में ब्लू वाला कर्व ऊपर है। तो हमने देखा कि ये पार्ट में ब्लू वाला कर्व ऊपर है ना। ऐसा कह सकते हैं कि ब्लू वाला कर्व जो है वो इस पार्ट में ऊपर है और बाकी पार्ट में नीचे है। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या जाएगा, एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स के लिए सॉल्व किया तो क्या जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज 2 से लेके 3, क्लोज 2 से लेके, सॉरी क्लोज 2 नहीं, क्योंकि क्लोज 2 पे क्या होगा, क्लोज 2 पे तो दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। तो अपने को तो एफ एक्स बड़ा चाहिए जी एक्स से, तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे ओपन रखेंगे, 2 ओपन से लेके 3 ओपन के बीच में x लाई करना चाहिए। अगर x 2 ओपन, अगर x जो है वो 2 ओपन से लेके 3 क्लोज के बीच में अगर रहेगा, ठीक है,
तो fx बड़ा होगा gx से। ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। अगर उसी क्वेश्चन में ऐसा, ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लो, इसको हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1, वैसे ही मान लिया जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 रहता कि मुझे fx इक्वल्स टू gx के लिए सॉल्व करो, यानी x की वो वैल्यूज बताओ, x की वो वैल्यूज बताओ जिसके लिए fx और gx बराबर है। इसका मतलब कि दोनों फंक्शन का हाइट बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का बात कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू, एक तो 2 आ जाएगा और एक 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पे और 3 पे क्या रहा है, x की वैल्यू अगर दोनों में, जैसे f2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, f2 इस हाइट को बोलेंगे क्या, f ऑफ 2 इस हाइट को बोलेंगे ना। ठीक है, और वैसे ही अगर g के नजरिए से देखो, ग्रीन वाले कर्व के नजरिए से देखो, तो g2 इसको बोलोगे, है ना, इसी हाइट को तुम g2 भी बोलोगे। ठीक है, तो इसका मतलब कि x की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो fx और gx की वैल्यू बराबर आ जाएगी, है ना, यानी दोनों का y कोऑर्डिनेट बराबर आ जाएगा, दोनों कर्व का y कोऑर्डिनेट बराबर आ जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट बराबर कौन से x के लिए आ रहा है, 2 के लिए आ रहा है और 3 के लिए आ रहा है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि सॉल्व करो fx इज लेस देन gx, ठीक है, या लेस देन इक्वल्स टू gx, चलो ठीक है, तो इसका मतलब fx जो है वो छोटा होना चाहिए gx से, यानी दुनिया में वो x ढूंढना है जिस x के लिए fx की वैल्यू छोटी होती है gx से। तो fx gx से छोटा कब होता है, यानी कि जब fx का कर्व नीचे हो gx के कर्व से, यानी ब्लू वाला कर्व नीचे हो ग्रीन वाले कर्व से। ठीक है ना, तो ब्लू वाला कर्व नीचे होना चाहिए ग्रीन वाले कर्व से। ऐसा कब हो रहा है, ठीक है, 2 ऐसा से कब हो पहले, रहा है, हाँ 2 3 से के पहले, यानी बाद। ये रीजन हो गया और ये रीजन हो गया। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से लेकर के 2। 2 अब देखो बराबर भी चलेगा क्योंकि fx इक्वल इज इक्वल्स टू gx है, हाँ तो बराबर भी चलेगा। तो क्लोज लगाएंगे 2 पे क्योंकि आंसर में 2 भी इन्वॉल्व है। ठीक है, यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, हाँ सर। तो अगर ये समझ गए तो इसी अप्रोच से, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, कॉपी हो गया तो थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको। अब हम लोग वापस इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वैसे ही हो गया, f इज ग्रेटर देन g के लिए सॉल्व करना है, दोनों का कर्व बना लेते हैं, y इक्वल्स टू fx का और y इक्वल्स टू gx का। ठीक है, तो मान लो कि ये हमारा x एक्सिस और y एक्सिस बना लिया, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। तो y इक्वल्स टू मॉड x का कर्व जो होता है वैसा होता है, ये हो गया हमारा कर्व y इक्वल्स टू मॉड x का। ठीक है, ये तो बताया हुआ कर्व है, यानी y इक्वल्स टू x होता है कब, जब x 0 से बड़ा होता है, और y इक्वल्स टू माइनस एक्स होता है कब, जब x 0 से छोटा होता है। ठीक है, और ये 45 डिग्री इंक्लाइंड होता है, 45 डिग्री पे ये दोनों इंक्लाइंड हो गया। ये तो हमने y इक्वल्स टू मॉड x का कर्व बना लिया। फिर y इक्वल्स टू x का कर्व बनाना पड़ेगा। तो ये जो हमने रेड से बनाया ये f का कर्व है। ठीक है, जो हमने रेड से बनाया वो f का कर्व है। g वाला कर्व बना लेते हैं। तो g वाला कर्व कैसे बनाओगे, g कौन सा है, y इक्वल्स टू x कर्व। तो y इक्वल्स टू x कर्व कौन हो गया, ये तो हमने जो ग्रीन से बनाया, अब ग्रीन इस वाले पार्ट को ओवरलैप कर रहा है, तो जो हम ग्रीन से बनाए तो ये कौन सा लाइन हो गया, y इक्वल्स टू x लाइन हो गया, यानी कि ग्रीन वाला g का कर्व है। ठीक है, समझ में आया बात। तो हमने f का कर्व बना लिया, fx बना लिया, gx कर्व बना लिया, दोनों कर्व बना लिया। क्वेश्चन वाले ने क्या बोला कि दुनिया में वो x की वैल्यूज ढूंढो जिसके लिए f ऊपर हो g से, यानी कि f हमने रेड से बनाया था, g हमने ग्रीन से बनाया था। ठीक है, तो इसका मतलब कि f बड़ा होना चाहिए g से, यानी रेड वाला ऊपर होना चाहिए g वाले कर्व से। ठीक है, तो रेड ऊपर कब कब है, ग्रीन वाले से, तो यानी कि ये पोर्शन अगर हम देखें
कर्व का ये पोर्शन देखें तो इस पोर्शन में रेड वाला कर्व जो है वो ऊपर है ग्रीन वाले कर्व से, यानी fx का कर्व जो है वो ऊपर है gx के कर्व से। तो आंसर कौन से x क्या आ जाएगा, तो x बिलोंग्स टू आ जाएगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के जीरो ओपन, क्योंकि बराबर नहीं चाहिए, जीरो पे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम x के लिए जीरो ले लें तो फिर तो दोनों f और g इंटरसेक्ट कर जाएगा, है ना। तो f ऊपर होना चाहिए, यानी रेड वाला कर्व ऊपर होना चाहिए ग्रीन वाले कर्व से, तो वहां से आंसर ये निकलना चाहिए, ठीक है। तो यही हो जाएगा डोमेन, यानी कि x अगर माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो के बीच में कुछ भी हुआ, ठीक है ना, तो ये एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका एक अप्रोच और भी है, इसका एक अप्रोच और भी है जो तुम लोग पढ़े थे कि जहां मॉड देखे उसको दो केस बना लेंगे, मॉड को अलग अलग खोल लेंगे, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो। तो क्या करो, मॉड को अलग अलग खोल लो। तो मॉड को अलग अलग कैसे खोलेंगे, लाइक मुझे सॉल्व करना है मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, दो रीजन बनाया, या फिर मॉड एक्स इज ग्रेटर देन एक्स से अच्छा है मॉड एक्स माइनस एक्स, ऐसा लिखा हुआ है, मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो मॉड अपना डेफिनेशन कब चेंज करेगा, जीरो पे, क्योंकि मॉड के अंदर एक्स है, तो जीरो ऐसा बना लिया, दो केस बना लिया। केस वन में हमने क्या रखा, केस वन में जो पहला कंडीशन लिया वो ये लिया कि एक्स जो है वो जीरो या जीरो से बड़ा है, ठीक है। तो ये कहलाया कंडीशन वन। तो जब एक्स जीरो या जीरो से बड़ा मान चुके हैं तो मॉड को पॉजिटिव खोल दो, तो एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो जीरो ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ गया ना। तो ये क्या आ गया, ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट, जीरो कभी जीरो से बड़ा होता है, जब 7 इज ग्रेटर देन 7 कभी होगा नहीं, होगा ना, फॉल्स स्टेटमेंट है ना। तो ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट आ गया, ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट, यानी जो निकाल रहे थे वो वेरिएबल ही कैंसिल हो गया। हमने ऐसा बताया था कि जो निकाल रहे हो वेरिएबल ही गायब हो जाए, ठीक है, कट जाए, वेरिएबल बचा ही नहीं, और जो हमारा इक्वेशन या इन इक्वेशन मिला वो ऑलवेज फॉल्स या ऑलवेज ट्रू आ जाए, तो क्या आंसर आता है, ऑलवेज फॉल्स आया, मतलब कि ऐसा दुनिया में कोई एक्स होगा ही नहीं, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू 5, समझ आया बात। तो इसका मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू 5 जो आया वो क्या आया, ये आ गया हमारा सोल्यूशन 1। तो P1 कैसे निकालेंगे, यानी कि इस केस का आंसर, तो इस केस का आंसर कैसे निकलेगा, कंडीशन 1 इंटरसेक्शन सोल्यूशन 1, कंडीशन 1 इंटरसेक्शन सोल्यूशन 1, ठीक है। दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो जीरो से बड़ा एक है और एक है कुछ नहीं, तो कुछ नहीं के साथ इंटरसेक्शन लेने पर कुछ नहीं आएगा, तो जो P1 आया वो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 5, नथिंग, ठीक है। ये केस हो गया खत्म। फिर हमने केस 2 के तरफ गए। अच्छा इक्वालिटी, एक रुको, इस केस में एक चीज कर लो, वरना जीरो तो आंसर में आ जाएगा ना यहाँ से। तो x ग्रेटर देन जीरो मान लिया, इक्वल टू जीरो नहीं माना था इसमें, इक्वल टू जीरो इसमें मान लेंगे, इस वाले में जीरो को कहीं तो काउंट करना ही है, उसमें नहीं काउंट किया, उसमें भी काउंट कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो उसमें जीरो काउंट करते तो इंटरसेक्शन में जीरो तो आता ना, मतलब क्योंकि देखो जीरो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो ऐसा कुछ हो जाता, सॉरी क्या बोल रहे थे हम, दोनों का इंटरसेक्शन, चलो इसी में देख लिया, काउंट कर लिया पहले तो। केस 2 ले लिया, x इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो, है ना। तो x इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो ले लिए, तो मॉड क्या खुलेगा, नेगेटिव खुलेगा, तो माइनस 2x, हाँ नेगेटिव खुल गया मॉड, तो इन इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस 2x, तो माइनस 2x इज ग्रेटर देन जीरो, ऐसा कुछ आ गया। फिर हमने क्या किया कि दोनों साइड -1/2 से मल्टीप्लाई किए, तो हमने एक लेस नेगेटिव देन नंबर ना, से, क्या बोल रहे हैं, लेस देन ना, लेस देन क्यों आएगा, क्वेश्चन क्या है देख लो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब हम कंडीशन 1 क्या मान चुके हैं, कंडीशन 1 हम मान चुके हैं कि x जो है वो जीरो से छोटा है या जीरो के बराबर है, x लेस देन इक्वल टू जीरो, तो इसको हमने कंडीशन 1 मान लिया। तो x जब नेगेटिव होता है तो मॉड क्या खुलता है, नेगेटिव, हाँ मॉड हाँ के, समझा समझा है ना। सर। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या आ जाएगा -2x ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब -2x ग्रेटर देन जीरो आ गया,
तो हमने क्या किया, इनइक्वालिटी के दोनों साइड -1/2 नाम का एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आ रहा है बात? तो हमने क्या किया, एक नेगेटिव नंबर से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x आ जाएगा, ठीक है, इज लेस देन 0। समझ आया बात? तो यहाँ से क्या आ गया, x लेस देन 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया सोल्यूशन 2, कंडीशन 2, सोल्यूशन 2। तो जो P2 आएगा, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, कंडीशन 1 इंटरसेक्शन, सॉरी कंडीशन 2 इसको ले लो, 1 तो ले लिए थे, कंडीशन 2 इंटरसेक्शन सोल्यूशन 2, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लिया। तो एक है 0 से छोटा, देखो नंबर लाइन पे बना लो, है ना, कंडीशन 2 बना लेते हैं। तो कंडीशन 2 क्या है, 0 के बराबर या 0 से छोटा, 0 पे फील्ड बबल है पीछे, और दूसरा क्या है, 0 पे ओपन बबल है पीछे का सारा। जो इंटरसेक्शन आएगा उसमें 0 थोड़ी ना आएगा, कॉमन आंसर थोड़ी ना है 0, ठीक है। तो इसका मतलब कि आंसर क्या आ जाएगा, इसका जो फाइनल आंसर आ जाएगा P2 का, वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के 0 ओपन। तो ये P1 आ गया, ये P2 आ गया। तो जो फाइनल आंसर आता है, ओवरऑल जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, P1 यूनियन P2। अब P2 तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं के साथ यूनियन लगो तो आंसर क्या आ जाएगा, P1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसका जो डोमेन आया, इस पूरे क्वेश्चन का जो डोमेन आया, वो क्या आया, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 0, ठीक है। समझ में आया होगा बात? तो ये हो गया, ये तरीका जो तुम पढ़े थे। अगर ग्राफिकल अप्रोच नहीं लगा पा रहे हो तो ग्राफिकली भी हमने देख लिया, तो भी वही आंसर आया था। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। इसमें भी डोमेन ही निकालना है। डोमेन में क्या निकालना है, fx इज इक्वल टू 3/4 - x² प्लस log बेस 10 x³ - x। तो इसका डोमेन निकालना है। कैसे निकालेंगे इसका डोमेन, है ना। तो इसका डोमेन निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसका डोमेन निकाल लेंगे, इसको मान लो D1 बोल दिए, इसको D2 बोल दिए, ठीक है। और फिर दोनों डोमेन का क्या करेंगे, यानी डोमेन 1 का मतलब क्या हो गया, यूनियन लेंगे कि इंटरसेक्शन लेंगे, यूनियन लेंगे इसमें। यूनियन लेंगे। यूनियन लेंगे। बहुत एडिशन है ना। इंटरसेक्शन हो गया। अरे एडिशन है ना, इसका मतलब अभी तक समझे ही नहीं बात को, है ना। इसका मतलब तो कुछ समझ में कुछ नहीं आया, कब इंटरसेक्शन होता है, कब यूनियन होता है। डोमेन 1 का मतलब क्या हो गया, कि दुनिया में वो x जिसके लिए जो नीचे में डिनोमिनेटर है वो 0 के बराबर ना हो। डोमेन 1 का मतलब ये हो गया, x की वो सारी वैल्यूज जिसके लिए ये डिफाइन हो जाए, मतलब फर्स्ट वाला चीज डिफाइन हो जाए। कहने का मतलब, अगर डिनोमिनेटर नीचे में 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि 3/anything लिखा हुआ है सपोज, अगर इसमें एनीथिंग अगर 0 हो गया तब तो दिक्कत हो जाएगा। तो एनीथिंग नॉट इक्वल टू 0, यानी कि +2 और -2 छोड़ के बाकी सारा नंबर। डोमेन 1 अगर निकालो तो क्या दिख रहा है तुम्हें, फर्स्ट का जो डोमेन निकाला तो उसमें क्या दिखेगा, नीचे में क्या है 2 - x फैक्टर, और एक बन जाएगा 2 + x फैक्टर। तो x की वैल्यू एक तो आ गया -2 और एक आ गया +2। तो x की वैल्यू अगर +-2 हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उसको छोड़ के बाकी सारा नंबर। तो डोमेन 1 में क्या आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट +2 एंड -2, ठीक है। और डोमेन 2 क्या बोल रहा है, डोमेन 2 का मतलब क्या हो गया, लॉग का आर्गुमेंट 0 से बड़ा होना चाहिए। तो लॉग के अंदर क्या लिखा हुआ है, x³ - x लिखा हुआ है, तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका एक फैक्टर x आ जाएगा, एक आ जाएगा x² - 1। तो x +1 किए, x -1 किए, इज ग्रेटर देन 0 किए। सही है। तो 3 रूट है इसमें, 0 है, -1 है और +1 है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो -1 से लेके 0 और 1 से इंफिनिटी, ठीक है। तो अब ये सवाल उठता है कि दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे कि यूनियन लेंगे, तो ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन लेंगे। इसका मतलब कि तुम्हें वो x की वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, है ना।
जैसे मान लो हम एक नंबर लेके दिखा देते हैं, लाइक हमने एक नंबर ले लिया x इज इक्वल्स टू, इसके डोमेन 1 का कोई ऐसा नंबर लो जो डोमेन 2 में नहीं हो, ठीक है, जो डोमेन 1 में तो हो लेकिन डोमेन 2 में नहीं हो, ऐसा कोई नंबर मिल रहा है क्या? तो अपने को मिल रहा है, ऑफ कोर्स क्या मिल रहा है, -1 से -3 ले लिया सपोज, ठीक है, तो x की वैल्यू मान लो -3 ले लिया, डोमेन 2 में नहीं है, डोमेन 1 में है, ठीक है, तो x की जगह पे -3 डालोगे तो ये पहला वाला डिफाइन हो जाएगा, पहला वाला कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, विद 3 अपॉन क्या बन जाएगा, 4 - 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, नंबर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नाम की चीज है ही नहीं, चलेगा, ओके। वैसे ही अगर हम सेकंड वाले में डालें log ऑफ 10 और सेकंड वाला में -3 का क्यूब कितना हो जाएगा, -27, ठीक है, और -3, तो ये अंदर में क्या आ गया, निगेटिव आ गया क्या, -27 + 3, कुछ हाँ निगेटिव नंबर आया, नेगेटिव। तो अंदर में निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब कि अगर हम x की ऐसी कुछ मतलब इसका मतलब ये हो गया कि x वो ऐसा होना चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे, है ना, x ऐसा होना चाहिए कि x की ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसपे ना तो फर्स्ट वाले को दिक्कत हो ना तो सेकंड वाले को दिक्कत हो, यानी कि दोनों खुश हो, है ना, तो log एक ऐसा फंक्शन है जो बोलता है कि मेरे पेट में 0 से बड़ा चीज डालो, तो हमने उसके पेट में 0 से बड़ा चीज डाल दिया तो x की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। फिर 1/x क्या बोलता है, 1/x बोलता है कि जो हमारे पेट में वही चीज डालो जिससे कि डिनोमिनेटर 0 ना बने, है ना, तो यानी कि +2 -2 छोड़ के बाकी सब कुछ दोनों का हमने डोमेन निकाल लिया, तो हमने को नंबर्स वैसा लेना है, ठीक है, अपने को ऐसा नंबर्स लेना है कि जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे, x की ऐसी वैल्यूज होनी चाहिए जिसपे किसी एक को भी दिक्कत ना आए, है ना, तो जैसे मान लो पहला वाला आंसर आया वो बहुत बड़ा आंसर आया, बड़ा सेट आया, तो सेट क्या होता है, एक बैग होता है, उस बैग में बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है, तो जो D1 सेट आया वो मान लो बहुत बड़ा सेट आ गया, ठीक है, और D2 सेट आ गया कुछ इस तरह का, D2 सेट भी कुछ इस तरह का आ गया, तो इसका जो कॉमन आंसर होगा, D1 और D2 सेट का जो कॉमन आंसर होगा, ठीक है ना, वो कॉमन आंसर मान लो x की वैल्यू कॉमन आंसर 2 है, तो अगर हम 2 को दोनों में डालेंगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना, यानी कि मान लो कि कॉमन आंसर कुछ भी है, कॉमन आंसर मान लो अल्फा है, तो अल्फा अगर हम डालेंगे x = अल्फा, तो पहले वाले को भी दिक्कत नहीं होगा, दूसरे वाले को भी दिक्कत नहीं होगा, दोनों डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेट में आ रहा है, D1 में आ रहा है, D2 में भी आ रहा है, तो एक्चुअली में वहां प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या यूनियन ले लेंगे, है ना, वैसा नहीं करते हैं, है ना, इंटरसेक्शन लेंगे, यानी कॉमन x की वैल्यूज लेनी है जिसपे किसी को दिक्कत ना हो, समझ में आया बात, हेलो, आ गया होगा शायद, आया कि नहीं आया, हाँ समझा। तो इसका मतलब कि क्या समझा कर लो, सर। दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, बात खत्म, ठीक है, आंसर आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन ले सकते हो यही क्या, पर गलती हो गई कल। हाँ यहीं पे गलती हो गया, हाँ हाँ सर। चलो सही है, तो हम ऐसे केस में क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, है ना, इतना आसान चीज, हमने बोला था ना कि बहुत सोचना पड़ता है ना, तुमको बहुत दिक्कत आएगा कहाँ पे यूनियन लेना है, कहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है, सही से दिमाग में थॉट क्लियर रखना, लॉजिक क्लियर रखना, समझ रहे हो, तो ये चीजें समझ में आएगी, हाँ ठीक है, हो गया, इंटरसेक्शन ले लोगे तो x की वैल्यू आ गया होगा, बाकी तो काम करने आना चाहिए तुम्हें, ठीक है ना, इंटरसेक्शन लेने आता होगा, ठीक है, तो ले लेना और देख लेना क्या आंसर आएगा, और उसके बाद क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 3 में जिसको डाउट है बोलो, हैंड रेज करके बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ है, इस बार जो fx दिया हुआ है, fx = 1/log base 10 1 - x प्लस √x + 2, ठीक है, तो बोल रहा है कि डोमेन ऑफ फंक्शन बताओ, ठीक है, तो इसका डोमेन बताना है अपने को, ठीक है, तो डोमेन ऑफ f बताना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हम इसका डोमेन निकालेंगे, ठीक है, इसका डोमेन निकालेंगे, दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे, इंटरसेक्शन। क्योंकि अपने को कॉमन वैल्यू चाहिए, x की दोनों सेट का जो आंसर आया होगा वो कॉमन आंसर चाहिए जिसके लिए दोनों सेटिस्फाई हो रहा है,
मतलब दोनों को दिक्कत नहीं हो रहा हो, कहने का मतलब ये हो गया ना, x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए दोनों को दिक्कत ना हो, है ना। तो इसका मतलब कि D1 सेट और D2 सेट दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए वो नंबर, है ना, वही सब नंबर हमारा आंसर आएगा। तो हमने क्या किया, पहला वाला के अकॉर्डिंग क्या करोगे, बेस की तरफ से लॉग को कोई दिक्कत है ही नहीं, तो आर्गुमेंट की तरफ से हो सकता है क्योंकि आर्गुमेंट वेरिएबल है ना, तो आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, सही बात है। तो कितना हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन x, ऐसा कुछ कह सकते हो काइंड ऑफ, तो सॉरी x इज लेस देन 1 आ जाएगा आंसर, सही है ना, हाँ x उधर ले गए तो x इज लेस देन 1 आ गया, ठीक है। डोमेन 1 आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेन 2 क्या बोल रहा है कि x+2 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, x+2 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर भी हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, ठीक है। तो हमने क्या किया, दोनों का क्या लिया, इंटरसेक्शन लिया, सोल्यूशन 1 इंटरसेक्शन सोल्यूशन 2 लेंगे। तो सोल्यूशन 1 क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू -2 यहाँ पे ले लिए, यहाँ 1 ले लिए, सोल्यूशन 1 बोल रहा है 1 से छोटा, ठीक है। सोल्यूशन 2 बोल रहा है -2 के बराबर या -2 से बड़ा, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन आया वो क्या गया, x बिलोंग्स टू -2 से लेके 1, ठीक है। तो -2 से लेके 1 के बीच का अगर कोई नंबर डालते हैं, -2 से लेके 1 के बीच का कोई नंबर डालते हैं तो दोनों खुश, है ना, लाइक 0 डालो, है ना, अगर 0 डालोगे तो दोनों लॉग डिफाइन है ना, लेकिन अगर तुम मान लो 2 डाल दो, है ना, तो 2 जो है वो ब्लैक वाले सेट में है, इसका मतलब कि 2 जो है वो एक सेट में है, एक सेट में नहीं है आंसर। तो 2 डाल के देखो तो लॉग वाला अनडिफाइंड हो जाएगा फंक्शन, बट x+2 वाला डिफाइन हो जाएगा, समझ में आ रहा है बात। तो एक डिफाइन हो रहा है और एक डिफाइन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि पूरा फंक्शन अनडिफाइंड होगा ना, अनडिफाइंड प्लस डिफाइंड अनडिफाइंड ही तो होगा। जैसे फिर से देख लो, x के लिए 2 डाल दिए, यहाँ पे 2 डालो तो 1 - 2 नेगेटिव आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। और x की वैल्यू 2 डालेंगे तो अंदर 4 बना, तो ये हो जाएगा डिफाइंड। तो अनडिफाइंड प्लस डिफाइंड, अनडिफाइंड ही तो हो गया, तो fx क्या हो गया, डिफाइंड हो गया, तो fx के डोमेन में तो नहीं आना चाहिए वो नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब कि नंबर दोनों का कॉमन आंसर आना चाहिए, तो दोनों का कॉमन आंसर मतलब कि इंटरसेक्शन, ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। तो आंसर क्या आ गया, -2 से लेके 1, यही हो गया इसका डोमेन। और बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है, रेंज निकालना है, इस बार क्या निकालना है, रेंज निकालना है। रेंज मतलब क्या, y की वैल्यूज, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या दिया हुआ है, रेंज ऑफ y निकालना है। तो रेंज ऑफ y इज इक्वल्स टू x² + x + 2 डिवाइडेड बाई x² + x + 1, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी सीखोगे, है ना, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि रेंज ऑफ y इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक कैसे निकालते हैं। बट इसको तुम ये चूंकि डेटा इजी है तो तुम इसको ऐसे भी सोच सकते थे नॉर्मली, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x² + x + 1 +1, ठीक है, न्यूमरेटर बना लिया, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर +1 टाइम्स लिख लिया, ठीक है। और फिर दोनों में अलग अलग कर लिया डिनोमिनेटर, तो क्या बन जाएगा, x² + x + 1 अपॉन x² + x + 1, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये कैंसिल हो गया, तो ये 1 बन गया कहने का मतलब, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 अपॉन x² + x + 1, ठीक है। अब इसके लिए क्वाड्रेटिक तुम्हें पता होना चाहिए, तभी तुम इसका रेंज बता पाओगे। x² + x + 1 का जो मिनिमम वैल्यू है वो निकालना है बेसिकली। चलो ठीक है, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मेथड ऑफ कंप्यूटेशन वो कैसे, स्टेप नहीं समझा, क्या पहले स्टेप किया ना आपने, वो नहीं समझा, पहले से नहीं समझ में आया। अरे x² + x + 2 को x² + x + 1 + 1 लिख सकते हैं, x²
प्लस एक्स प्लस वन प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू ही तो लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ सर फिर समझा। डिनोमिनेटर को अलग कर सकते हैं। अरे ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा a प्लस बी बाई सी रहेगा, उसको तुम a बाई सी प्लस बी बाई सी लिख सकते हो ना। तो हाँ a हाँ हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन हो गया, और b क्या हो गया, वन हो गया, है ना। और c क्या हो गया, यही चीज हो गया। समझ में आया बात? यानी कि नीचे में हाँ। भी यही है, कहने का मतलब नीचे भी क्या a ही है, तो ये क्या बन गया, वन प्लस बी बाई ए बनेगा, वही तो लिखे है। समझ आया बात? हेलो, समझा सर। ठीक है। हाँ, तो 10th पास कर गए उसका मतलब तुम। वाह, ऐसे लोग भी 10th पास कर जाते हैं क्या? चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का कहाँ से कहाँ वेरी करेगा भाई। तो उसके लिए हमने क्या किया, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर से करने की कोशिश सर की। रेंज मतलब डोमेन ना? नहीं नहीं नहीं, रेंज मतलब y की वैल्यूज। y की वैल्यू। हाँ, है ना, रेंज मतलब y की वैल्यूज, डोमेन y मतलब की x, वैल्यूज। y की जो भी ऑप्टेनेबल वैल्यूज होगा y का, क्या क्या y हो सकता है, ठीक है। ऑल ऑप्टेनेबल वैल्यूज ऑफ y, ठीक है, वो होता है रेंज। और डोमेन क्या होता है, ऑल एक्सेप्टेबल वैल्यूज ऑफ x। तो हाँ समझा। एक्सेप्टेबल वैल्यूज जैसे जैसे समझ लो, मान लो एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ x 2, 3 और 4 निकला बस, मान लो डोमेन में सिर्फ ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। तो रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज में आ जाएगा जैसे एफ एक्स है फंक्शन, तो एफ ऑफ टू, ठीक है, यानी कि ये एफ ऑफ टू आ जाएगा, एफ ऑफ थ्री आ जाएगा, एफ ऑफ फोर आ जाएगा रेंज में, ठीक है। यानी कि टू के अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है ना। यानी कि हमारा y बराबर एफ एक्स है, ठीक है। जब x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, f2, ठीक है। जब x की वैल्यू 3 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, f3, और जब x की वैल्यू 4 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, f4। तो ये क्या हो गया, ऑल ऑप्टेनेबल वैल्यूज ऑफ y, है ना। ऑप्टेनेबल वैल्यूज, समझ पा रहे बात को, जो जो आ सकता है। और ऑप्टेनेबल क्यों, क्योंकि जो जो डिफाइंड, जिसके लिए x डिफाइन हो, है ना। तो यानी कि x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को डालने के बाद जो y की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगी, उस सेट को हम रेंज बोलते हैं, ठीक है ना। जो जो भी आ सकता है ना, ऐसा नहीं कि जो नहीं आ सकता वो रेंज में आ जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया, तो समझ गए होगे बात को। तो ऑफ कोर्स इसका रेंज निकालना है, उसके लिए हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का क्या हो रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है हमारा, ठीक है ना। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। हमने क्या बोला था कि अगर तुम्हें दिख जाए एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग एक्स, ठीक है, और प्लस समथिंग ऐसा कुछ दिख जाए, तो हमें क्या होता है, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसका आधा होल स्क्वायर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उससे जो शुरू का 3 टर्म होता है वो एक्स प्लस जो बी का काम कर रहा है, यानी कि एक्स के कोफिशिएंट का आधा का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, प्लस वन माइनस, ठीक है, वन में से क्या घटा दो, जो इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है। यानी कि तुम ध्यान से देखो, तो अगर तुम x प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर लिखोगे तो तुम्हें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। फिर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू एक्स इंटू वन बाई टू, तो x भी मिल जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो x ए का काम कर रहा है, वन बाई टू बी का काम कर रहा है, तो बी स्क्वायर एंड वन बाई फोर एक्स्ट्रा है इसमें, इसके स्क्वायर में वन बाई फोर एक्स्ट्रा है, नहीं होना चाहिए वन बाई फोर, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, वन बाई फोर घटा देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया था भाई उसमें। समझ आया बात? तो ऐसे लिख सकते हो ऑफ कोर्स। जब ऐसे लिख सकते हो तो क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 4 में से क्या कितना, 3, तो 3 बाई 4, ठीक है। तो अब तुम ये बताना कि एक्स प्लस वन बाई टू का जो होल स्क्वायर प्लस 3 बाई 4 लिखा हुआ, ठीक है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, अपने को ये पता कर लेते हैं, ठीक है ना। तो तुम ये बताओ, ये क्या हो गया, ये समथिंग का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 बाई 4 टाइप का चीज लिखा हुआ है ना। तो कोई भी चीज का होल स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होता है क्या, कोई भी चीज का होल स्क्वायर हमेशा जीरो हाँ के बराबर सर। होता है ना। तो इसका मतलब कि
ए स्क्वायर जो है यानी एक्स प्लस 1/2 का जो होल स्क्वायर है वो हमेशा 0 से बड़ा है, तो ये जो पूरा नंबर होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, उसमें 3/4 जोड़ दोगे तो यानी कि 3/4 से लेके इन्फिनिटी के बीच में लाई करेगा। हेलो, 3/4 क्लोज से, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू इसका इनफाइनाइट है, इसका मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। तो ये जो पहला वाला जो चीज है, पहला वाला जो ब्रैकेट है, ये 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है, उसमें हमने क्या किया, 3/4 ऐड कर दिया, तो यानी कि 3/4 क्लोज से लेके इन्फिनिटी के बीच में पूरा लाई करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो 3/4 से लेके इन्फिनिटी है इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये निकालने के बाद ये सब लिख लिए होगे, इसको लिख लो। हो गया सर। हाँ हो गया, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार यानी 1 + 1 ऐसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक बार 3/4 डाला, ठीक है, तो 4/3 बन जाएगा, तो 1 + 4/3 कितना आ जाएगा, 7/3, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे एक बार इन्फिनिटी डाला, ठीक है, तो मतलब एक तो ये आ जाएगा और एक बार इन्फिनिटी डालोगे उसी जगह पे, ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ वाली चीज को यहाँ लिख रहा हूँ, तो एक बार इन्फिनिटी डालोगे तो क्या बन जाएगा, 1 + 1/∞, 1/∞ क्या होता है 0, तो 1 + 0 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो एक वैल्यू 1 आया और एक वैल्यू 7/3 आया, तो 7/3 बड़ा है, 7/3 क्या बड़ा है और 1 क्या है छोटा है, तो यानी 1 से लेके 7/3 के बीच में लाई करेगा, कौन, ये पूरा, सॉरी कौन सा, हाँ 1 से लेके 7/3 के बीच में लाई करेगा ये पूरा, समझ आया बात, आ गया होगा शायद, ठीक है ना। यही रेंज, इसी का तो रेंज निकाला था, यही तो वाई था हमारा, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा, 1 से लेकर के क्लोज कहाँ पे लगेगा भाई, तो 7/3 कब आया था, क्लोज कब लगेगा, एग्जैक्टली 1 हो सकता है क्या, 1/∞ जो है वो 0 के करीब होगा, जैसे एक को अगर तुम डिवाइड करोगे 1 लाख से, ठीक है, तो बहुत छोटा टुकड़ा तुमको मिलेगा, मान लो एक रोटी है, उसको 1 लाख रोटी में डिवाइड, 1 लाख पार्ट में डिवाइड करेंगे तो बहुत कम मिलेगा, कहने का मतलब, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही, 0+ होगा, ठीक है ना, 0+, 0 से ज्यादा बड़ा चीज होगा, तो 1 में अगर तुम 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर जोड़ोगे तो वो 1+ बन जाएगा, 1 से जस्ट थोड़ा सा बड़ा नंबर, ठीक है, तो एग्जैक्टली 1 तो आंसर में नहीं है, तो 1 पे क्या है ओपन, ठीक है, और 7/3 पे क्या है क्लोज, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा बात। तो इसका जो रेंज आया वो क्या आया, 1 से लेके 7/3 आया। चलो एक चीज जान लेते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है log 3 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, log 3 to the base 10 की वैल्यू 0.477, हालांकि अप्रॉक्स वैल्यू याद ही रखना पड़ेगा, मतलब याद रखोगे तो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, हालांकि दिया हुआ रहेगा पेपर में, बट याद रखो कभी कभी नहीं भी दिया हुआ रह सकता है। तो नंबर ऑफ डिजिट में पूछ रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स इन क्या 3/40, ओके 3/40 में अपने को क्या चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स चाहिए, कि 3/40 एक बड़ा सा नंबर आ रहा होगा, है ना, समझ लो बात को, 3/40 पता नहीं कितना बड़ा नंबर आ रहा होगा, तो खूब सारा इसमें डिजिट होगा, खूब सारा नंबर लिखा होगा, बड़ा सा खूब बड़ा सा नंबर होगा, तो उसमें कितना डिजिट है ये पूछ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा बात। कैसे करें तो इसको करने के लिए, तो मुझे ये बताना कि हम कुछ बात लिख रहे हैं उसका तुम बताना, जैसे मान लो तुम्हें लिखा हुआ है log y और यहाँ पे मान लो 10 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, है ना, ये पूछ रहे हैं। तो मान लो y बिलोंग्स टू, हमने केस 1 लिया, y बिलोंग्स टू ले लिए 1 से लेकर के 10 के बीच में, या 0, हाँ चलो 1 से 10 ही ले लिया, y मान लिया हमने 1 से 10 के बीच में लिया, ठीक है, समझना बात को। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, यानी कि log के अंदर, है ना,
लॉग के अंदर क्या जा रहा है, 1 से लेकर 10 के बीच का नंबर जा रहा है, तो log 1 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। फिर log 10 2 का जो वैल्यू, यानी log 2 का जो वैल्यू होता है, कैलकुलेटर से देख लेना, 0.3010 0.30 ऐसा कुछ होता है, ठीक है। फिर log 3 का वैल्यू अभी देखे क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो log 10 ये 3, हाँ, इसकी वैल्यू क्या होती है 0.477, ठीक है। फिर log 10 4 को कैसे 2 का स्क्वायर, तो इसी का डबल, इसका डबल, समझ रहे बात को। ऐसे करते करते हम बढ़ रहे हैं, तो हम 0 से बढ़ते जा रहे हैं, समझ में आ रहा है बात, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आते जा रहा है। फिर log ऑफ 10 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे बात को, समझ पा रहे बात को, है ना। तो इसका मतलब क्या बोल रहे थे यार, हाँ, तो log 10 1 आ गया, तो इसका मतलब कि 1 से लेकर के 10 तक का नंबर डालते हैं, 1 से लेके 10 डाला, तो 1 से लेके 10 तक का नंबर डाले, तो जो इसकी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, मतलब 10 नहीं, 1 से लेके 9, चलो पहले तो लिख लेते हैं, या फिर 10 ओपन, वो भी सही है, 10 ओपन, 1 से लेके 10 ओपन तक ने अगर हमने y क्या डाल रहे हैं, y डाल रहे हैं, ठीक है। तो आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 से लेके 1 के बीच का नंबर, क्या बोल रहे थे यार, यानी हम y बिलोंग्स टू 1 से लेके 10 ले लिया, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू आएगा log 10y का, वो कहां से कहां आएगा, देख लो, log 10y का वैल्यू, तो ये 0 से लेकर के 1 के बीच में आएगा, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं समझ पा रहे, रुको ऐसे बताते हैं, log ऑफ 10 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है। फिर log ऑफ 10, यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर log ऑफ 10, यहाँ पे 10 का क्यूब है, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। फिर log ऑफ 10 और यहाँ पे पावर 4 है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। समझ पा रहे बात को, ठीक है। तो ये 1 वैल्यू कब कब देगा, ऐसा सर कुछ आर्ग्यूमेंट सेम होगा तब, आर्गुमेंट से, हाँ 1 होगा, तो जब आर्गुमेंट और बेस सेम होगा तो, ठीक है। तो इसका मतलब कि 1 से लेके 10 तक, ठीक है, यानी कि हम अगर यहाँ पे y के जगह पे, है ना, आर्गुमेंट में log के 1 से लेके 10 तक का नंबर, अगर 1 से 10 के बीच का नंबर डाले, तो जो उसका वैल्यू आएगा, ठीक है, वो 1 आएगा। फिर 1 से लेके अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे भी गड़बड़ हो रहा है, पहले 10 से 100 के बीच में देख लेते हैं, 10 से लेके 100 के बीच में देख लेते हैं, ठीक है। तो 10 से लेके 100 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, इसके बीच का कोई भी नंबर ले लिया, लाइक log ऑफ, यहाँ बेस 10 है, 10 से लेके 100 के बीच का हम कोई भी नंबर ले लेंगे, तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर है वो क्लोज 10 से लेके मान लो 100 ओपन के बीच का कोई भी नंबर लेंगे, ठीक है ना। तो जो वैल्यू आएगा वो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, हेलो, आएगा कि नहीं आएगा, हाँ क्योंकि हाँ 2 तो कब आएगा, जब हाँ 100 सर, आएगा तब 2 आएगा, है ना। समझ आ रही बात को। वैसे ही हमने क्या किया, log ऑफ यहाँ पे 10 ले लिया, बेस तो 10 ही है, और अगर हम 100 क्लोज से लेकर के 1000 ओपन के बीच का कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है, तो जो वैल्यू आया होगा वो 2 2 पॉइंट समथिंग आया पॉइंट, होगा, 2 पॉइंट हाँ समथिंग आया होगा, 2 पॉइंट समथिंग आया होगा। तो वैसे ही जनरल ट्रेंड हमने पीछे भी देख लिया कि जैसे log ऑफ 10 है, अगर इसमें हम नंबर डाले होंगे, सपोज 1 से डाले थे क्या, हाँ 1 से लेके
10 ओपन के बीच का नंबर डालेंगे तो वैल्यू जो आएगा वो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, ठीक है? हाँ समझ पा रहे बात को? ओके, हाँ तो सर। हाँ, तो यानी कि log of 10 यहाँ पे तो एक मिनट, निकालना क्या है अपने को? अब यही लॉजिक हम यूज करके नंबर ऑफ डिजिट निकालते हैं, ठीक है ना? तो उसके log का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है? ठीक है, ये लॉजिक तो समझ में आ गया होगा बात। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब 3⁻40 को सपोज तुम कुछ मान लो, लाइक x मान लिया, ठीक है? तो 3:40 का वैल्यू निकालना है, या फिर x क्या माना, चलो ठीक है, 3:40 का अपने को वैल्यू निकालना है। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, इसका लॉग ले लो, हाँ इसका लॉग ले लो। तो हमने क्या किया, लॉग ऑफ 3:40 निकाला। तो जब log ऑफ 3:40 निकाला तो 40 जो पावर है वो बाहर आ जाएगा, है ना? तो 40 इंटू log 3 बन जाएगा, 40 इंटू log अब देखो बेस 10 ही है, फर्स्ट बेस 10 3 बन जाएगा। तो अभी log 3 का वैल्यू क्वेश्चन वाले ने दे रखा है, तो कितना आ जाएगा, 40 इंटू 0.477 ऐसा कुछ होगा। तो 40 को 0.4 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, या जैसा भी हो, इसको हमने डेसिमल हटाने के लिए क्या किया भाई, इसको क्या ले सकते हैं, 1,0,0,0 लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, ठीक है? तो वैल्यू कितना आ गया, पहले वैल्यू बता दो। 477 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, तो कुछ आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा बताओ, उतना डिवाइड बाय 100, यानी बेसिकली 4.7 ऐसा कुछ लिख सकते हैं, यानी कि ये आ गया 4 इंटू 4.7 1908। हाँ तो ये 1908 आ गया, ठीक है? 19 पॉइंट समथिंग आ गया, इसका मतलब कितना आ गया ये, 1908। तो डिवाइडेड बाई हाँ 100 सर, ऐसा कुछ आ गया, 1908। तो 19.08 आ गया ना? समझ में आ रहा है बात, है ना? तो यानी कि log ऑफ समथिंग का वैल्यू कितना आ गया, 19 पॉइंट समथिंग आ गया, है ना? 19 पॉइंट समथिंग आ गया। तो अंदर जो नंबर होगा वो कहां से कहां लाई कर रहा होगा, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, क्या बोल रहा था मैं, हाँ ठीक है, अंदर जो नंबर होगा, अच्छा 1000 से पहले का नंबर क्या हो जाएगा, उसमें डेसिमल के पहले 3 डिजिट होता है, ऐसे कुछ बोल सकते हैं, है ना? क्या बोल रहे थे हम, क्या बोल रहे थे, अच्छा 3:40 तो कोई इंटीजर ही होगा ऑफ कोर्स, ठीक है ना? 3:40 कोई इंटीजर ही होगा, ठीक है? तो 100 से लेके 1000 के बीच में, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट कितना है, 3 डिजिट का नंबर है सब। जैसे 100 हो गया, ठीक है, log 100 की वैल्यू 2 आ गई, तो log 101 का वैल्यू भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, log 102 का वैल्यू भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा, log 103 का वैल्यू भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जो हम सब 3 डिजिट का नंबर है ना, 999 तक गए, क्योंकि 1000 तो नहीं है, 1000 तक तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि समझ लो 1000 पे तो 3 वैल्यू आ जाएगा एग्जैक्टली 1000 पे, तो 1000 से पहले क्या 999 आया है, समझ आया बात? इसका मतलब कि 3 डिजिट का जब नंबर है, लॉग के अंदर जब 3 डिजिट का नंबर है ना, तो वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है? और लॉग के अंदर जब इसमें क्या 10 से लेके 99 तक, तो 2 डिजिट का नंबर है, तो लॉग के अंदर जब 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, तो वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। फिर देखा कि लॉग के अंदर जब 1 डिजिट का नंबर है, 1 से लेके 9, 1 से लेके 10 में 10 तो ओपन है, 10 तो ओपन है, यानी 1 से लेके 9 तक नंबर है, यानी कि 9 डिजिट का जब नंबर है अंदर, सॉरी 9 नहीं, क्या बोल रहे थे, 1 डिजिट का नंबर है जब अंदर, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 पॉइंट समथिंग आ रही है, ठीक है? तो अंदर मान लो, अब इसकी वैल्यू, यानी कि ऐसे समझ लो, उल्टा समझ लो, इधर 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि 1 डिजिट का नंबर एक ज्यादा, इधर 1 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 2 डिजिट का नंबर, इधर 2 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, इधर 3 डिजिट का नंबर, इधर 19 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ है, इधर 20 डिजिट का नंबर होगा। आ रहा है समझ बात, आया कम समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो यही क्वेश्चन था, यही आंसर भी, तो वही है, द नंबर ऑफ डिजिट इन 3:40 इज 20। आंसर इसका कितना आ तो जाएगा, 20। अप्रॉक्स 20 लेंगे ना?
अप्रॉक्स क्यों लेंगे, एग्जैक्ट 20 डिजिट का नंबर होगा। लॉग ऑफ एनी 20 डिजिट नंबर इज 19 पॉइंट समथिंग। हाँ सर। देखो 3⁻40 जो है कोई इंटीजर ही आएगा ऑफ कोर्स, और उसमें 20 डिजिट होगा, है ना, उसमें कहीं डेसिमल वेसिमल तो नहीं होगा, पॉइंट बाद कुछ होगा नहीं, तो 20 डिजिट उसमें होगा टोटल। तो तुम 20 डिजिट, तभी तो उसका लॉग 19 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हमने क्या किया, जिस नंबर में, जैसे मान लो के में, ध्यान सुनना प्रोसीजर क्या था, जैसे अगर तुमको के में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिजिट कितना है, तो तुमने लॉग के वैल्यू निकाली, है ना, और लॉग के का वैल्यू तुम्हारा मान लो वाई पॉइंट समथिंग समथिंग आ गया, ठीक है, वाई, जैसे अभी हमारा वाई 19 आ गया, तो जो के में जो नंबर ऑफ डिजिट होगा वो वाई प्लस 1 होगा। समझा बात? मान लो, फिर से समझ लो, इसको लिख ही लो तुम, है ना, बार बार भूलोगे। ऐसा लिख लो, इफ, या फिर नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर के, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट इन नंबर के निकालना है। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम लॉग ऑफ के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में लॉग ऑफ के की जो वैल्यू है वो मान लो आ गया हमारा वाई बोले तो कोई इंटीजर है, मतलब कोई नंबर है वाई, है ना, वाई बोले, हाँ वाई बोल सकते हैं, वाई पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, वाई पॉइंट समथिंग 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 समथिंग, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो के में नंबर ऑफ डिजिट हो गया, स्टेप 3 में क्या करेंगे, फाइनल आंसर दे देंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन के इज वाई प्लस 1, ठीक है। आया समझ में बात? वही काम किया था क्या हमने, क्या किया, 3 की पावर 40 का लॉग लिया, 3 की पावर 40 का लॉग लिया, तो आ गया 40 log 3। log 3 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन था, कभी कभी नहीं भी गिवन रह सकता है, तो याद रखना पड़ेगा, कुछ कुछ याद रखना पड़ेगा, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, ये सब याद रख लो तो ठीक रहेगा। 10 से पहले पहले याद रखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। तो जो भी आया था ये हमारा 19 पॉइंट समथिंग आ गया था, ठीक है। तो 19 पॉइंट समथिंग, यानी कि लॉग ऑफ के का वैल्यू कितना आ गया, यानी कि लॉग ऑफ के का जो वैल्यू आ गया वो 19 पॉइंट समथिंग समथिंग आ गया। तो नंबर ऑफ डिजिट के कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट इन के विल बी 19 प्लस 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 20, ठीक है, यही है, इसको लिख लो। तो इसमें वही मतलब टेस्ट में आ गया क्वेश्चन, सोच सकते थे, ऐसा नहीं कि बहुत वो था, करने लायक था क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है, डोमेन ऑफ fx इज इक्वल्स टू log, या फिर log टू द बेस e ले लिया, और x माइनस मॉड x, ऐसा कुछ है। इसका डोमेन निकालना अपने को, क्वेश्चन में बोल रहा है इसका डोमेन बताओ, तो डोमेन ऑफ फंक्शन बताना है, ठीक है। तरीका वही है, बेस की तरफ से तो सब सेटिस्फाइड है, ई हो सकता है बेस, है ना, डिफाइंड बेस है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्गुमेंट की तरफ से दिक्कत है लॉग का, तो x माइनस, अच्छा मॉड x नहीं है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, सॉरी, अच्छा ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, तो x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, या इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x पूछ रहा है तुमसे, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x पूछ रहा है, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ रोहन पूछ रहा है सपोज, ठीक है। तो नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं रोहन लाई कर रहा होगा, रोहन तो कोई नंबर ही होगा ना, ठीक है, तो नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं रोहन लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो रोहन जहाँ पे खड़ा है, ठीक है, वहां से हम पीछे चलना स्टार्ट किए, और जो पहला इंटीजर नंबर लाइन पे मिल गया, ठीक है, वही हमारा आंसर है। इसका मतलब ये होता है, जैसे तुमसे कोई पूछे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.1 बताओ, ठीक है, तो नंबर लाइन पे 2.1 कहेंगे तो होगा ही, है ना, तो 2.1 कहीं होगा, 2.1 पे 1 से हम चलना स्टार्ट किए पीछे की तरफ, है ना, लेफ्ट में चलना स्टार्ट किया, जो पहला इंटीजर मिला, कौन मिला, 2 मिला, तो 2 इज द आंसर, ठीक है। यानी कि 2.1 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, 2 है,
या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है 2 है। वैसे तुमसे कोई पूछे 3.7 का इंटीग्रल पार्ट बताओ तो क्या बोलोगे 3.7 से पीछे की तरफ चलना स्टार्ट करोगे तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा। वैसे ही तुमसे कोई पूछे कि माइनस ऑफ 7.3 का इंटीग्रल पार्ट बताओ तो आंसर क्या बोलोगे जल्दी बताओ। -8 क्या -8 है ना। बहुत लोग के दिमाग में -7 आ गया होगा तो गलत सोच रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो जो बोले हम वो फॉलो नहीं कर रहे। तुम लोग ऐसे दिमाग लगा लिए होगे कि 2.1 मतलब कि 2, 3.7 मतलब कि 3, तो -7.3 का मतलब कि -7, तो गलत बात है, -8 आएगा क्योंकि नंबर लाइन पे -7.3 से पहले क्या मिलेगा -7 यहाँ आएगा, उसके बाद आएगा -7.3, उसके बाद आएगा -8, तो -7.3 से पीछे की तरफ चलना स्टार्ट किए, जो पहला इंटीजर आ गया वही आंसर है, तो आंसर -8 आना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया बात। इसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, अब उसी के लॉजिक पे देखते हैं क्वेश्चन क्या करना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से जो डोमेन निकालना था तो x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, यही ना कहानी, ठीक है ना। तो लॉग के अंदर का आर्गुमेंट, लॉग के पेट में कुछ भी है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, इसी को सॉल्व करना है। यानी x जो है वो बड़ा हो जाए किससे, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x से, ठीक है। तो ऐसा कब हो सकता है कि x जो है वो बड़ा होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x से, ऐसा कब, कौन कौन से x के लिए हो सकता है। तो मान लो कि x को अगर हम इंटीजर लेते हैं, सपोज हमने लिया x बिलोंग्स टू सम इंटीजर, मान लिया कि x इंटीजर है। अब इंटीजर बोले तो क्या 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो मान लो 2, अच्छा तुमसे ये पूछे कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 बताओ, ठीक है, इंटीजर का इंटीग्रल पार्ट पूछ रहा है, तो नंबर लाइन पे 2, अब उससे पीछे जाने की जरूरत है ही नहीं, कहाँ जाओगे भाई, खुद इंटीजर पे खड़े हो, तुम तो इंटीजर की तलाश में थे पीछे जाके, बट इंटीजर पे ही खड़े हो तो आंसर वही हो जाएगा। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2 2 ही आ जाएगा, यानी किसी भी इंटीजर का जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो सेम टू सेम होता है, ठीक है। तो अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर, अगर x इंटीजर है तो क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन x आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x की वैल्यू x आ जाएगी, कब, जब x इंटीजर होगा, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन x, ठीक है। इसका सॉल्यूशन कुछ आएगा क्या, हेलो, नहीं। अच्छा, इसका मतलब कि कुछ नहीं आएगा ना, क्योंकि बेसिकली एक्सेस कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, x माइनस x हो जाएगा, तो 0 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो क्या हो गया, ऑलवेज फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। तो ऑलवेज फॉल्स का आंसर क्या आता है, x बिलोंग्स टू 5, 5 यानी ऐसा कोई x होगा नहीं जो अपने से बड़ा हो, ऐसा दुनिया में कोई है ही नहीं जो खुद से बड़ा हो, कभी कोई खुद से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है ना, नहीं। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो x बिलोंग्स टू 5 आ गया। फिर उसके बाद अब हमने क्या किया, x बिलोंग्स टू x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर लिया है, यानी x इंटीजर छोड़ के दुनिया का सब नंबर है ना, x जो है वो इंटीजर नहीं है, बाकी दुनिया में सब चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो x अगर इंटीजर के बराबर नहीं है, ठीक है, उस केस में क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, यही है ना कहानी। तो x अगर इंटीजर नहीं होगा, मतलब इंटीजर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 2.3 हो जाएगा, तो जो 2.3 होगा है ना, इज ग्रेटर देन इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.3। अगर x इंटीजर नहीं होगा तो उसका डब्बा का जो वैल्यू होगा वो उससे छोटा ही होगा ना हमेशा, हेलो। जैसे डब्बा के अंदर, अब मान लो x इंटीजर नहीं है, ध्यान सुनना, डब्बा के अंदर 2.3 डाले तो आंसर 2 दिया, डब्बा के अंदर हम 2.7 डाले तो आंसर 2 दिया, यानी कि हो क्या रहा है, डब्बा के अंदर हमने 7.3 डाला तो आंसर 7 दिया ये, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो एक्चुअली में 7.3 है तो उससे कम आया, क्योंकि लेफ्ट में जा, नंबर लाइन पे हम लेफ्ट में जा रहे हैं, तो एक्चुअली में कम ही आएगा, कुछ भी आएगा तो कम ही आएगा, समझ रहे हो बात को। अगर x इंटीजर हाँ। नहीं है, अगर x इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब कि x यहाँ कहीं है, उससे पहले कोई एक इंटीजर होगा, उसके बाद मान लो कोई इंटीजर है, उसका नाम हमने i+1 रख दिया, पीछे वाले को अगर i माने तो आगे वाले को i+1 मान लिए, x इंटीजर नहीं है तो यहाँ पे है, तो इसका मतलब कि उसका जब इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो वो i आएगा, इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो वो i आएगा, तो x से छोटा ही होगा ना, हेलो। तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x जो होगा नहीं वो x से समझा छोटा ही सर। होगा ना हमें। अच्छा ठीक है, ध्यान समझ लो, हम क्या बोल रहे हैं कि x के पहले एक i है और x के बाद i+1 है, ठीक है। तो अगर तुम इंटीग्रल पार्ट ऑफ x निकालो
तो किसी भी चीज का जब इंटीग्रल पार्ट निकालते हैं तो करते क्या है, वहां पे खड़े हो जाते हैं और वहां से लेफ्ट में चलना स्टार्ट कर देते हैं। जो पहला इंटीजर आता है वो आंसर आता है। तो जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आएगा वो क्या आ जाएगा, आई आएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो छोटा होगा ना, मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स आई है, तो आई छोटा है ना एक्स से, आई एक्स से पहले लाई कर रहा है नंबर लाइन पे, तो हाँ। छोटा हाँ है ना। सर। तो पूछ क्या था क्वेश्चन में कि दुनिया में वो एक्स बताओ जिसके लिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स एक्स से छोटा हो। तो ऐसा सारा एक्स होता है इंटीजर छोड़ के। हेलो, जैसे तुम ही सोच लो यार, 7.2 रहता है, तो 7.2 जो है बड़ा है ना भाई अपने इंटीग्रल पार्ट से, क्योंकि 7.2 का इंटीग्रल पार्ट 7 होता है। तो 7.2 इज ग्रेटर देन 7, 2.3 इज ग्रेटर देन 2.3 का इंटीग्रल पार्ट। समझ रहे हो बात को? 8.7 इज ग्रेटर देन खुद का इंटीग्रल पार्ट। तो नंबर, हाँ कोई सर भी नंबर समझा। खुद के इंटीग्रल पार्ट से बड़ा ही होगा, कोई भी नंबर खुद के इंटीग्रल पार्ट से बड़ा ही होगा। समझ में आ रहा है बात, है ना? हाँ। अगर वो इंटीजर नहीं है हाँ तो, सर। अगर इंटीजर है तब तो बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? लेकिन बराबर नहीं चाहिए अपने को। अपने को क्या चाहिए, बड़ा चाहिए। यानी कि x जो है, नंबर जो है, खुद नंबर जो x है वो अपने इंटीग्रल पार्ट से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तभी तो नीचे अंदर में जीरो प्लस बनेगा, जो बड़ा चीज बनेगा। यानी x बड़ा होना चाहिए, नंबर बड़ा होना चाहिए अपने इंटीग्रल पार्ट से। तो ऐसा कब होगा? हर इंटीजर को छोड़ के सब जगह काम हो जाएगा। यानी इंटीजर नहीं होना चाहिए, बाकी सब चीज होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या, इंटीजर्स। तो आई, आर माइनस आई, यानी सारे रियल नंबर में से इंटीजर्स को हटा दिया, क्योंकि इंटीजर पे एक्स जो होता है वो बराबर होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स के, है ना। ऐसा कब होता है? जब एक्स इंटीजर होता है। जब एक्स नॉट इक्वल टू इंटीजर होता है तो एक्स जो होता है वो बड़ा होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स से। तो एक्स जब इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स से बड़ा होगा तो एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो लॉग के पेट में क्या जा रहा था? एक्स माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स जा रहा था। ठीक है, तो लॉग के पेट में जो चीज जाएगा वो पॉजिटिव जाएगा, तो लॉग खुश हो जाएगा, है ना। यानी लॉग एक्सेप्ट कर लेगा उस एक्स की वैल्यू को। तो इसका मतलब कि वो डोमेन का पार्ट बन जाएगा, यानी वो एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, वही हो गया। ठीक है, तो यानी कि x नॉट इक्वल्स टू इंटीज, x इंटीजर के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस खत्म बात। तो ऑल रियल नंबर में से अगर इंटीजर को निकाल दें तो इसका मतलब कि तब लॉग डिफाइन हो जाएगा उसके अंदर का चीज। तो इसका जो आंसर दिया होगा वो r माइनस आई या r माइनस जेड। कभी कभी इंटीजर को जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो r माइनस जेड। ठीक है, तो कहीं दिया हुआ ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है? पहला वाला ऑप्शन दिया हुआ है ना, r माइनस जेड। ठीक है।